कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे वस्तुनिष्ठ की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं जो क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें तो बच्चों हम अभिकारक कहते हैं, और क्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं या हिंदी में उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है तीसरे नंबर का उत्पाद। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इस प्रश्न में आप ये चारों विकल्प पढ़ेंगे और इसके बाद इसमें देखेंगे, पहला खौलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन, नमक का पानी में घुलना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला, दूसरा और चौथा है ये केवल भौतिक रूप से परिवर्तन कराते हैं, जबकि जो एलपीजी का दहन है तीसरा बिंदु, इसमें एलपीजी जो गैस होती है जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये दहन होने का मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया होती है। तो जहाँ पर भी क्रिया हो रही है अभिकारकों के बीच में, वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। अतः एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, जो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों वो जिसमें कोई अभिकारक अपने दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये बिंदु क्रमांक 3 है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये दो भागों में टूट जाता है CO प्लस CO2। तो ये आपका तीसरे नंबर का उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न आता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनमें बाहर से हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है तभी ये क्रिया संपन्न होती है। अतः इसका तीसरा प्रश्न, तीसरा बिंदु उत्तर सही है। हम लेते हैं अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगना एक कैसा उदाहरण है? लोहे में जंग लगना एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि उपचयन कहलाता है। उपचयन का मतलब ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया। इसमें 4 बिंदु दिए हैं, उपचयन, अपचयन, विस्थापन और वियोजन। तो लोहे में जंग लगना एक संक्षारण भी है और इसी को ऑक्सीकरण क्रिया कहेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ उसका आयरन का संयोग होता है। अतः ये ऑक्सीकरण के नाम से भी जानी जाएगी, जिसे हम कहेंगे उपचयन। और इसका पहला बिंदु सही है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो लंबे समय तक अगर किसी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसमें बिंदु आ रहा है, नमी आ रही है, तो उससे उसकी गंध विकृत हो जाती है, जिसे विकृत गंधिता का नाम से जाना जाता है। विकृत गंधिता अर्थात उसमें गंध बदल जाती है और उसको सूंघने से ही पता चल जाता है कि ये पदार्थ हमारा खराब हो चुका है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं जल का जो अणुसूत्र होता है वो है H2O, अर्थात इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। अतः इसका दूसरा बिंदु उत्तर सही है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो नीला थोथा, धावन सोडा, खाने का सोडा और जिप्सम। तो यहाँ हम देखते हैं इसका दूसरा बिंदु जो खाने का सोडा है इसका सही उत्तर है, जिसमें कि
क्रिस्टलन जल नहीं होता है। खाने का सोडा का सूत्र है NaHCO3। इसमें जल के कोई भी अणु साथ में नहीं जुड़े होते हैं, बाकी सभी के साथ पानी के अणु जुड़े होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है सही खाने का सोडा, जिसमें क्रिस्टलन जल युक्त नहीं होता है। अगला है बिंदु, पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का pH मान कितना होता है। तो पाचन के समय जो आमाशय रस होते हैं उसमें आपने देखा है HCl होता है। HCl जो कि अम्ल होता है, और pH मान में हमेशा अम्ल का जो वैल्यू होती है, pH वैल्यू, वो 7 से हमेशा कम की ओर होती है। 0 से 7 तक जो वैल्यू होती है वो pH में अम्ल कहलाता है। इसलिए 7 से कम वाला बिंदु ही यहाँ पर सही है, और इसका पहला उत्तर सही है, 7 से कम। अगला प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो इसमें सोना और जो प्लेटिनम धातु है ये बहुत ही उत्कृष्ट धातु होती है। इसको गलाने के लिए हमें 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 का अनुपात मिला के एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। उसका नाम है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया ही इन धातुओं को गलाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है पहला एक्वा रेजिया, जो सोने और प्लेटिनम की धातुओं को गला देता है। अगला प्रश्न है, pH स्केल की रेंज क्या है, परास क्या है। परास यानी रेंज। तो pH स्केल हमेशा 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है, अतः इसका तीसरा बिंदु सही। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक मिलकर के क्या बनाते हैं। तो लवण और पानी बनाते हैं। यह कौन सी क्रिया का उदाहरण है। तो इसको बोलते हैं हम उदासीनीकरण की क्रिया, जिसमें अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं तो बनने वाला पदार्थ लवण हो जाता है, ना जो अम्ल होता है और ना क्षारक की भांति कार्य करता है। उदासीनीकरण की इसको क्रिया कहते हैं। तो दूसरा उत्तर इसका सही है। इसके बाद अगला बिंदु है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को जब हमें मृदु करना है तो इसके लिए हमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए, अतः इसका दूसरा बिंदु सही है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु जो कि हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ऐसी धातु प्रायः कठोरता में कठोर होती हैं, लेकिन समस्त धातुओं में केवल एक धातु सोडियम ऐसी है जो बहुत ही कोमल होती है और उसे आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं, अतः इसका उत्तर पहला बिंदु सही है, सोडियम। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो धातुओं का ये बहुत ही विशिष्ट गुण होता है जिसमें कि हम धातुओं के तार खींच सकते हैं, और तार खींचने के कारण ही इसका जो विशेष गुण का नाम है उसे बोलते हैं तन्यता। तन्यता जैसे डक्टाइल के नाम से भी अंग्रेजी में जानते हैं, और तन्यता इसका उत्तर है सही। अगला लेते हैं हम क्षारीय धातु। तो इसमें क्षारीय धातु कौन सी हैं, ये 4 बिंदु आपको इसमें दिए गए हैं। इसमें से मैग्नीशियम, चांदी, एल्यूमिनियम और सोडियम, यहाँ पर इन 4 बिंदुओं में से इसका चौथा बिंदु सही है, सोडियम, जो कि क्षारीय धातु की। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ उभयधर्मी ऑक्साइड केवल एक ही धातु बना रही है और उसका नाम है एल्यूमिनियम, जो कि इसका तीसरा बिंदु सही है। और इसका जो अणुसूत्र बनेगा वो है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। तो पारद जो अवयव, पारद का अर्थ होता है यहाँ पर मरकरी, Hg। तो यहाँ किसी भी धातु में अगर मरकरी मिला है तो उसको हम एक साथ अमलगम के नाम से जानते हैं, और उसे हम अमलगम शब्द यहाँ उपयोग करते हैं। तो इसका तीसरा उत्तर यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न आता है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। कोई भी धातु जब जल के साथ क्रिया करेगी तो यहाँ सीधा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, अतः इसका दूसरा बिंदु उत्तर में सही है। अगला प्रश्न आता है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर
जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? तो हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे, टिन जिसे हम एसएन कहते हैं, टिन स्टेनस की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। अर्थात टिन की अपेक्षा जिंक जो अधिक क्रियाशील है, अर्थात जिंक की धातु का लेपन करने से इसको हम बचा सकते हैं। और इसका तीसरा बिंदु यहाँ सही हो जाएगा। अगला लेते हैं प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यहाँ पर हम कई विधियां लगा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से लिया है जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक धातु एक ऐसी है जिससे कि हम उसे शीघ्रता से कोरोजन से बचा सकते हैं। अतः तीसरा बिंदु यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि हमारा जो ईंधन है वो पूरी तरह से पूर्ण रूपेण नहीं जल रहा है, अर्थात उसका अपूर्ण दहन हो रहा है, इसलिए वो काली परत प्राप्त हो रही है। अतः इसका दूसरा बिंदु सही है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण तभी होता है जब क्लोरोफिल हो, सूर्य का प्रकाश हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो और जल हो। तो ये चारों बिंदु दिए हुए हैं, तभी स्वपोषी पोषण हो सकता है। स्वपोषी का अर्थ होता है भोजन बनाना, स्वयं जो अपना भोजन बना ले उसे स्वपोषी कहेंगे। अतः इसमें आता है चौथा बिंदु, जिसमें ऊपर एक तो सभी लिखे हैं, ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। और श्वसन की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ दूसरा बिंदु दिया है अपचयन, अपचयन के रूप में। यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया अपचयन। अगला लेते हैं, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो भोजन नली का भाग यहाँ जो पित्तरस ग्रहण कर रहा है, पित्तरस देने वाला वह गाल ब्लैडर है और ये यकृत के अंदर होता है। ये छोटी आंत को पहुंचाने का काम करेगा। यहाँ पर जो चार बिंदु दिए हैं उनमें तीसरा बिंदु जो छोटी आंत लिखा है, इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है। तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में या पाइरूविक एसिड में परिवर्तन, विखंडन होने का कार्य आपका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में होगा। अतः ये पहला उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न आता है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसके जो चार बिंदु दिए हैं, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवाहक और केंद्रक, यहाँ पर जो इसका उत्तर है वह है दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उसमें जाइलम पानी के संवहन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अतः इसका हम उत्तर लेंगे क्रमांक 3, जिसमें लिखा है जल के वहन के लिए। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला आता है, फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। फ्लोएम पौधे में पाया जाता है और इसका एक ही कार्य है कि ये पौधे में भोजन का परिवहन करे। इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम, ये दो बिंदु आपको यहाँ मिले हैं दोनों प्रश्नों में। जाइलम का काम हो जाएगा जल के परिवहन के लिए और फ्लोएम का काम हो जाता है भोजन के परिवहन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है। तो प्रतिवर्ती चाप में जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं उस तंत्रिका का नाम रखेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिका, और इसका पहला बिंदु सही है। अगला प्रश्न आता है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? इसका सही उत्तर है अग्र मस्तिष्क, जिससे हमें पता चलता है कि हमको भूख लगने लगी है। यहाँ पर अग्र मस्तिष्क आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
रक्तदाब, लार आना, वमन यानी उल्टी का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो यहाँ पर ये जो क्रियाएं हैं इन सभी का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क करेगा, जो कि मेडुला में, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में इन सभी का नियंत्रण का कार्य होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? तो ये सभी क्रियाएं अनुमस्तिष्क से संपन्न हो रही हैं, जो कि बैलेंस बनाने का कार्य करती हैं। तो इसका पहला उत्तर सही है, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर जो 4 हार्मोन दिए हुए हैं इनमें सबसे सही उत्तर इसका है चौथे नंबर का, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ये पादप का हार्मोन। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। इसमें भी आपको इन चारों बिंदुओं को देखना है और इसमें सही आंसर छाट के लिखना है। तो ये है इसका पहला, जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन भी पादप का ही हार्मोन है और इसका पहला उत्तर ऑक्सिन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का प्रकार है और ये ईस्ट में पाया जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर है दूसरा, ईस्ट। और यहाँ अगला प्रश्न लेते हैं, किस कोशिका में आनुवंशिक संकेत निहित होते हैं? तो आपको यहाँ देखना है, जेनेटिक्स को देखना है कि ये जेनेटिकली इसमें कौन उत्तरदायी है। तो इसमें जो बिंदु आता है पहला, डीएनए। डीएनए आनुवंशिक संकेत के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपका उत्तर सही है, पहला डीएनए। अगला प्रश्न है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो बीजाणु के द्वारा जो प्रजनन होगा वो होता है राइजोपस द्वारा, इसके लिए पहला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। परागकोश जो फूल के अंदर है, फूल के जो 4 भाग होते हैं उसमें आप देखेंगे पराग कण जो पॉलन ग्रेन कहलाते हैं, वहाँ पर परागकोश में क्या होते हैं? पराग कण। और ये मेल का जनन अंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। चलिए, इस प्रकार से परागकोश में क्या होते हैं? पराग कण। अगला लेते हैं, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ प्रश्न को ध्यान से आपको सुनने की आवश्यकता है। हमेशा जब भी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अतः इसमें देखेंगे हम चारों बिंदुओं को देखेंगे और यहाँ पर आता है शुक्र वाहिका, ये तीसरा बिंदु जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अतः यही आपका उत्तर है, शुक्र वाहिका। चलिए, इसमें अगला प्रश्न लेते हैं, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो लक्षणों की जो वंशागति का नियम है ये दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो आपका तीसरा उत्तर सही है। अगला लेते हैं, मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो हम जानते हैं जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उसमें उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो गुण हमें प्रभावी रूप से दिखाई दिए उनको उन्होंने एक नाम दे दिया था प्रभाविता का नियम के नाम से, और उसी को प्रभावी जीन कहते हैं। अतः आपका ये पहला उत्तर इसमें सही है, पहला बिंदु प्रभावी जीन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए X और Y आपने देखा है, ये 2 हैं। इसमें से लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से केवल एक ही है, जिसका नाम क्या है? Y। तो यहाँ पर आपका दूसरा उत्तर सही है, Y। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए?
मेंडल ने पौधा लिया हुआ था मटर का, जिस पर उसने प्रयोग किए हुए हैं, अतः इसमें उत्तर कौन सा है? दूसरा, जिसका नाम जो है मटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब समतल दर्पण आपने देखा होगा, तो उसकी फोकस दूरी के संबंध में आपको बताते हैं। इसका एक ही उत्तर है जो है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण का प्रतिबिंब यदि बनाते हैं अपन लोग, तो अवतल दर्पण पर वस्तु रखते हैं कहाँ? उसके वक्रता केंद्र पर। तो हमेशा याद रखना, वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और जितना वस्तु उतना ही उसका प्रतिबिंब होता है। चलिए इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा चौथा, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा आपने देखा होगा वाहनों में ड्राइवर के पास में एक दर्पण लगा होता है, जहां ड्राइवर सीट होती है वहां पर एक दर्पण लगा होगा ताकि ड्राइवर पीछे से आने वाले वाहनों को देख सके। तो यहाँ पर जो दर्पण लगाया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण, ताकि पीछे के वाहन ड्राइवर को दिखाई दे और वो साइड दे सके। चलिए तो इसमें दूसरा पॉइंट में बिंदु इसका सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यहां पर कौन सा पदार्थ है जो प्रयोग नहीं करना है लेंस बनाने के लिए? इस बिंदु पर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आता है मिट्टी, चौथा पॉइंट है मिट्टी, जो कि इसका उत्तर सही रहेगा। अर्थात लेंस बनाने के लिए हमें इन सभी की जरूरत पड़ेगी, जल की भी, प्लास्टिक और कांच, इन सभी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आपका ये चौथा बिंदु सही है। अगला लेते हैं। किसी बिंब का समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो यहां प्रश्न आपको दिया है कि बिंब का समान और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, और उत्तल लेंस के सामने इसको किस पोजीशन पर रखना है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि इसका फोकस दूरी की 2 गुनी जगह पर इसे आप रखते हैं, तो इसका आपको वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस के सामने प्राप्त होगा और बिंब के समान ही प्राप्त होगा, फोकस दूरी की 2 गुनी जगह पर। और ये चौथा बिंदु इसका सही होगा। अगला है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता के लिए उसका